प्लांट टिश्यू कल्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर किया कैसे जाता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं और किस चीज़ को आप एज ए एक्सप्लांट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर ये है कि जो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट सेल्स का कोई भी पार्ट लिखकर एज प्लांट इज टोटिपोटेंट इन नेचर, तो एक सिंगल सेल कैपेबल होती है एंटायर ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए और एंटायर प्लांट को फॉर्म करने में रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यदि इसे हम अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स या कंडीशन सप्लाई करें तो टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि आप उसे आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट सेल्स की क्या यूनिक चीज़ें होती है जिसके कारण हम टिश्यू कल्चर इजीली कर पाते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें आउटर सेल वॉल बनी हुई होती है जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और मैनी लिग्निन से प्रेजेंट होती है, बनी हुई होती है। इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको जो बाहर एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो सेल में टर्जर प्रेशर और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को रेगुलेट करता है और ये बहुत सारे यूजफुल मटेरियल और डाइजेशन में हेल्प करता है एज वेल एज वेस्ट प्रोटीन्स भी अपने आप में स्टोर करता है। और सेल में सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होता है और इसमें प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको पैरोक्सिसोम्स बोलते हैं। टोटिपोटेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसी के कारण हम प्लांट को पूरी तरीके से कल्चर कर पाए हैं। हम एनिमल में ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि एनिमल्स आर नॉट टोटिपोटेंट। So totipotence is the ability of a single cell to divide and produce all differentiated cells in an organism. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये एक सेल रेगुलेटेड डिवीजन करके बाद में डिफ्रेंशिएशन में जा सकती है। अब यहाँ पे तीन टर्म आएंगी, एक तो डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज, क्वेश्चन स्टेज, और जिसके बाद में डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जो वापस एबिलिटी होती है डिवाइड करने की वो रिज्यूम्ड हो जाए, उसको डी डिफ्रेंशिएशन बोलता है। तो टिश्यू कल्चर मीडिया के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको लेबोरेटरी स्पेस में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें वॉशिंग एरिया चाहिए, देन ड्राइंग स्पेस चाहिए, देन स्टोरेज ऑफ ग्लासवेयर्स, जितने भी ग्लासवेयर्स यूज़ होंगे उनका सबका स्टोरेज। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ मीडिया, ये बहुत क्रूशियल होता है कि आपके पास एक प्रिपरेशन के लिए सारे केमिकल्स होने चाहिए, स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइजेशन डिवाइस लाइक ऑटोक्लेव होना चाहिए, आपके पास ओवन होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ मीडिया, आप मीडिया को रख सकें इसके लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। ये सब आपके टिश्यू कल्चर के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके पास पीएच, लाइट एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, और इसमें जो ग्रोथ जो आपका मीडिया होता है वो होता है बहुत सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स, आयंस और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉल्ट्स होता है जो प्लांट को आप मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। इट्स अ लाइक अ रिजर्वायर, ठीक है। तो आप इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, आप कल्चर को कैसे मेंटेन करेंगे, देन मॉनिटरिंग ऑफ कल्चर कि आप उसकी ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करेंगे। तो स्टरलाइजेशन की हम बात करते हैं तो ये डायग्राम ऑटोक्लेव का दिखाया गया है। ऑटोक्लेव इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टरलाइज द मीडिया एंड ग्लासवेयर एंड ऑल द थिंग्स विच इज यूज इन टिश्यू कल्चर इज स्टरलाइज बाय दिस अपरेटस। तो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव आपका 121 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीज़ को अंडर प्रेशर एंड स्टीम स्टरलाइज करता है। इसमें जितने भी आपके माइक्रोब्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया है, एंडोस्पोर है, वो सब इस इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग
इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक स्टील से बना हुआ होता है, नीचे इसके स्टैंड लगा हुआ होता है, अंदर एक गैसेट प्रेजेंट होती है, उसके नीचे फिलामेंट लगा हुआ होता है जिसमें आप वाटर डालते हैं, ऊपर प्रेशर गैज प्रेजेंट होता है, प्रेशर मीटर प्रेजेंट होता है। आपको उसको हैंडल करने के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, अदरवाइज इसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है, सो बी केयरफुल। ये ऑटोक्लेव हमारे उसमें ये जनरल डायग्राम है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं उसके ऑटोक्लेव के पिक्चर्स। अब हम बात करते हैं लैमिनार एयर फ्लो की, ये बहुत क्रूशियल होता है। तो लैमिनार एयर फ्लो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स लाइक एपरेटस होता है जिसमें ब्लोवर और हिपा फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। हिपा फिल्टर्स का रोल ये होता है कि वो आसपास की जितनी भी एयर होती है उसको सबको प्योरीफाई करते हैं, और इसमें लाइट लगी हुई है, यूवी लाइट लगी हुई होती है जो आपके बैक्टीरिया को, फंजाई को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 30 मिनट के एक्सपोजर में डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखती है। दिस इज़ द आपका लैमिनार एयर फ्लो, जिसमें एलसीडी कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, अल्ट्रावायलेट लैंप लगा हुआ है, देन हिपा फिल्टर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देन इसका वर्किंग स्पेस है जिसको आप स्प्रिट से अच्छे से वो करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। नीचे आपके कैस्ट्रल प्रेजेंट है और सेफ्टी गार्ड प्रेजेंट होता है। अब हम मीडिया की बात कर लेते हैं। तो प्लांट की टिश्यू कल्चर के लिए हम एमएस मीडिया जनरली यूज़ करते हैं। तो इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपका, मैं आपको उसको डिटेल में बता देती हूँ। तो इसमें आपकी कार्बन सोर्स होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद में आपके एक जेलिंग एजेंट होता है। जेलिंग एजेंट क्या होता है कि एक लिक्विड मीडियम होता है जिसको सॉलिडिफाई कर देता है, उसके बाद में आप उस पर कल्चर इजीली कर सकते हैं। तो जेलिंग एजेंट एक सेमी सॉलिड स्टेज बनाता है। ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड होता है जो सीवीड से एक्सट्रैक्ट होता है, और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि ये कोई भी मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ये प्लांट एंजाइम से डाइजेस्टेड नहीं होता है, और ये इजीली फिजिबल होता है और टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जा सकता है। लिक्विड मीडिया भी यूज़ करते हैं हम सस्पेंशन कल्चर में, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोपोगेट करने के काम में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स डालते हैं जिसमें हम बहुत लो कंसंट्रेशन में डालते हैं जो ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें हम मेन 7 कंपोनेंट यूज़ लेते हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, पॉलीअमीन, जैस्मोनिक एसिड। अब सबका अलग अलग रोल है। लाइक ऑक्सिन आपका एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करेगा हाई कंसंट्रेशन पे, और एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करेगा लो कंसंट्रेशन पे, और ऑक्सिन हमारे सोमेटिक एम्ब्रियो का इंडक्शन करता है, सेल डिवीजन करता है, कैलस फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्सिलरी बर्ड्स को ग्रो होने से रोकता है, और रूट ग्रोथ को भी एक हाई कंसंट्रेशन में होने से इनहिबिट करता है। साइटोकाइनिन आपका शूट फॉर्मेशन को इन्हांस करता है, रूट फॉर्मेशन को रोकता है, सेल डिवीजन करता है, कैलस फॉर्मेशन और एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, आउटग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड को प्रमोट करता है, शूट इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, लीफ सेनेसेंस को रोकता है। जिब्रेलिन आपकी शूट इलोंगेट करता है, सीड्स को रिलीज करता है, सोमेटिक एम्ब्रियोज, एपिकल बर्ड्स और बल्ब्स फॉर्म करता है, और एडवेंटिशियस रूट को इनहिबिट करता है। मैच्योरेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो एब्सिसिक एसिड करता है, फैसिलेशन ऑफ एक्लिमलाइजेशन, बल्ब फॉर्मेशन। इथाइलिन आपकी सेनेसेंस को रोकता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है। तो हम टिश्यू कल्चर में मोस्टली pH 5.7 लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो आप यूज़ करते हो: अगार, एल्जीनेट, काराजीन, जेलेटिन, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, पॉलीएक्रिलामाइड, स्टार्च, सिलिका जेल। अब इसके लिए जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले एक्सप्लांट एस्टेब्लिशमेंट, देन इसके बाद में आपका एक्सप्लांट कोई भी पार्ट होता है प्लांट का जिसको आप टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। ये जाता है डी डिफ्रेंशिएशन, मतलब
जो कैपेसिटी लॉस हो चुकी है डिवाइडिंग की वो वापस रिगेन करेगा एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। उसके बाद में ये कैलस फॉर्मेशन करेगा। कैलस इज ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच विल लेटर फॉर्म अ ऑर्गन। फिर उसके बाद में रीडिफ्रेंशिएशन, एक सेल होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके कन्फाइंड चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ शूट बर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज रीडिफ्रेंशिएशन। ये और फोर्थ प्रोसेस होता है एक्यूमुलेशन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ द प्लांट इन द नेचुरल कंडीशन। दिस इज द स्टेप्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। सबसे पहले आप मेरिस्टेमेटिक को लेके अलग अलग टाइप ऑफ कल्चर आप कर सकते हैं, लाइक सेल सस्पेंशन कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, देन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनो। ये अलग अलग है। सोमा क्लोनल एंड गैमेटोगोनल वेरिएशंस को भी आप रो सकते हैं। तो आप टिश्यू कल्चर में हम मोस्टली क्लोनल प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्लांट है उसको लेंगे, लाइक ये हम शूट एपिकल मेरिस्टेम भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं, रूट भी ले सकते हैं, कोई भी पार्ट लेके हम उसे सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे। सरफेस स्टेरिलाइज के लिए हम मर्क्यूरी क्लोराइड से उसे क्लीन करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। देन उसके बाद में उसको डिसल वाटर से क्लीन करने के बाद हम उसे जो डिटर्जेंट है उससे क्लीन करेंगे। उसके बाद में हम उसे लेमिनार एयर फ्लो में ट्रांसफ़र करेंगे, आपके मीडिया में आप उसे इनोकुलेट करेंगे। उसके बाद में आप सेकंड दिन उसको सब कल्चर करेंगे। जैसे ही आपका कैलस फॉर्मेशन होता है उसके बाद में आप सब कल्चर करेंगे। देन रूटिंग हार्मोन ऑक्सिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, देन शूटिंग हार्मोन साइटोकिनिन, ऐसा करके आपका पूरा प्लांटलेट फॉर्म होगा। उस प्लांटलेट को आप फिर आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो करेंगे। इट्स इज द इमेजेस विच इज़ शोइंग द टिश्यू कल्चर। यहाँ पे ऊपर सीड कल्चर किया गया है, हमने एक सीड लिया है, सीड से कल्चर किया है, तो हमने मीडिया पे सीड्स को ग्रो करने की कोशिश की है। देन उसके बाद में उसका कैलस फॉर्मेशन हुआ, कैलस फॉर्मेशन के बाद में इसमें पूरी रूटिंग और शूटिंग हुई है।